हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावर ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज हमारा सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर में हम सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट कैटालिसिस स्टार्ट करेंगे। गाइज कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना कि ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं और जिनमें खुद में केमिकली और क्वांटिटेटिवली कोई चेंज नहीं होता है, उन्हें हम कैटेलिस्ट बोलते हैं और उनकी इस प्रोसेस को हम कैटालिसिस बोलते हैं। आगे बात समझ में, ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं होता है, उन्हें हम कैटालिस्ट और उनकी इस प्रोसेस को हम कैटालिसिस बोलते हैं। तो गाइस देखो, सब्सटेंसेज which change the rate of reaction and themselves chemically and quantitatively not changed called catalyst, and the phenomena is called catalysis। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं होता, उनको हम कैटालिस्ट बोलते हैं और उनकी इस प्रोसेस को हम कैटालिसिस बोलते हैं। जैसे गाइस एग्जांपल हम हैबर प्रोसेस का ले सकते हैं। तो देखो एग्जांपल क्या है, इन हैबर प्रोसेस आयरन एक्ट एज कैटालिस्ट। तो देखो हैबर प्रोसेस में हम अमोनिया बनाते हैं और नाइट्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं। इसमें आयरन को हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं और हमारे पास अमोनिया बनती है। तो गाइज कैटलिस्ट करता क्या है, देखो कैटलिस्ट के पास ऐसा क्या होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, कहने का मतलब बढ़ाता है। तो देखो ये मान लो कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसीज होती है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करेगा, कहने का मतलब रिएक्टेंट को पकड़ लेगा जिससे रिएक्टेंट पास पास आ जाएंगे। अब रिएक्टेंट अगर पास पास आ गए तो उनको रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो जैसे ही रिएक्टेंट रिएक्शन कर लेते हैं, कैटलिस्ट वापस उन्हें छोड़ देता है। इसका मतलब कैटलिस्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ। आगे बात समझ में। अब देखो रिएक्टेंट को पकड़ेगा और छोड़ेगा, पकड़ेगा और छोड़ेगा, यानी कि कैटलिस्ट की बहुत ही कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कैटलिस्ट तो यूज नहीं आ रहा ना। कैटलिस्ट का काम क्या है, पकड़ना और छोड़ना, पकड़ना और छोड़ना। तो थोड़े से कैटलिस्ट से काम चल जाता है, यानी कि हमें कैटलिस्ट की कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बात समझ में। अब गाइज एक होता है कैटलिस्ट प्रोमोटर और एक होता है कैटलिस्ट पॉइजन। तो दोनों मैं इसी एग्जांपल में बता दूंगा। तो देखो कैटलिस्ट प्रोमोटर, तो कैटलिस्ट प्रोमोटर का मतलब यह होता है कि वे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो सब्सटेंसेज which enhance the activity of catalyst, कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं देखो, तो इसका एग्जांपल, तो हैबर प्रोसेस में हम आयरन के साथ मोलिब्डेनम लेते हैं। अब मोलिब्डेनम भी मेटल है, तो क्या होगा, मोलिब्डेनम आयरन के साथ अटैच हो जाएगा। अगर आयरन के साथ अटैच हो जाएगा तो देखो कैटलिस्ट की सरफेस बड़ी हो गई। पहले तो देखो आयरन था तो मान लो इतना ही कैटलिस्ट था, अगर हमने मोलिब्डेनम डाल दिया तो मोलिब्डेनम इसके साथ ऐड हो गया, इसका मतलब बड़ी सरफेस हो गई, इसका मतलब ज्यादा रिएक्टेंट एडजॉर्ब होंगे, ज्यादा रिएक्टेंट चिपकेंगे, इसका मतलब ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी ना।
तो कहने का मतलब कैटलिस्ट बढ़ गया, कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ गई, ज्यादा रिएक्शन हो रही है मतलब कैटलिस्ट ज्यादा एक्टिव है, ठीक है ना। तो इन हैबर प्रोसेस मोलिब्डेनम एक्ट एज कैटलिस्ट प्रमोटर, ठीक है ना। तो अब ये लिख दो N2 + 3H2 गिव्स आउट, तो देखो आयरन एज ए कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम एज ए कैटलिस्ट प्रमोटर, ठीक है। अब गाइज कैटलिस्ट पॉइजन की बात करते हैं, तो वे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं उन्हें हम पॉइजन कहते हैं। तो कैसे करते हैं ध्यान से समझना। तो देखो नेक्स्ट अपना है कैटलिस्ट पॉइजन। तो सब्सटेंसेज विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कि जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं उन्हें हम कैटलिस्ट पॉइजन कहते हैं। तो गाइस देखो हैबर प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कैसे बनता है बताऊंगा। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, आयरन की सरफेस पर चिपक जाएगा, ठीक है ना। अब आयरन की सरफेस ब्लॉक हो गई, ठीक है ना, आयरन की सरफेस ब्लॉक हो गई तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं चिपक पाएगी। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं चिपक पाएगी तो रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान देना हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि आयरन की सरफेस पर ये रिएक्टेंट चिपकते हैं जिनके कारण रिएक्शन होती है। अगर आयरन की सरफेस पर पहले ही कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक गई तो सरफेस ब्लॉक हो गई ना, इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं चिपक पाएगी, कहने का मतलब रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी ना। तो कैटलिस्ट पॉइजन जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं, तो कैटलिस्ट देखो डीएक्टिवेट हो गया ना, क्योंकि कैटलिस्ट की सरफेस ब्लॉक हो गई तो हमारे किस काम का वो कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हैबर प्रोसेस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है उसे निरंतर निकालना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कैटलिस्ट को ब्लॉक करती है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करती है, कैटलिस्ट की सरफेस पर चिपक जाती है ना, कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती है, इसलिए कैटलिस्ट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एडजॉर्ब नहीं कर पाता है। तो कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब गाइज ये है कि हैबर प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड आती कहां से है। तो गाइज हैबर प्रोसेस में हमें हाइड्रोजन चाहिए होती है, तो हाइड्रोजन हम बनाते हैं मैथेन की रिएक्शन स्टीम के साथ। अब स्टीम का मतलब वाटर ही होगा, तो इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 और 2 6, यानी कि 3 तो हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हम कहां से बनाते हैं हैबर प्रोसेस में, यहां से। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही है ना, तो इसको लगातार निकालना जरूरी होता है, वरना ये कैटलिस्ट को ब्लॉक कर देगी। अगर कैटलिस्ट ब्लॉक हो गया तो अमोनिया नहीं बन पाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इन हैबर प्रोसेस, इन हैबर प्रोसेस कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्ट एज कैटलिस्ट पॉइजन। तो गाइस समझ गए होंगे आप, तो फटाफट इसको लिख लो। तो गाइस अब हम कैटालिसिस के टाइप पढ़ते हैं। तो देखो कैटालिसिस 2 टाइप की होती है, एक तो होमोजीनियस कैटालिसिस और एक हिटेरोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सेम फेज में हो, ठीक है। और हिटेरोजीनियस कैटालिसिस का मतलब जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट में कोई भी एक अलग फेज में होगा ना, तो वो हिटेरोजीनियस है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ना, देखो टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो कैटालिसिस होती है 2 टाइप की। फर्स्ट है
होमोजीनियस कैटालिसिस। तो द फिनोमिना in which reactant, product and catalyst present in same phase called homogeneous कैटालिसिस। ठीक है ना, कि जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सेम फेज में हो। तो गाइस एग्जांपल करते हैं, जैसे एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, तो देखो एस्टर आप ये ले लो, एथिल एसीटेट ले लो, CH3 COO C2H5, तो ये आपका लिक्विड होता है। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो वाटर लेते हैं, तो यह लिक्विड है, और कैटलिस्ट के रूप में हम एसिड लेते हैं, तो यह भी लिक्विड है। और इससे बनता क्या है, एक तो एसिटिक एसिड बनता है, यह भी लिक्विड बनेगा, और एक बनता है एथेनॉल, तो यह भी लिक्विड है। तो सारे देखो लिक्विड में है ना, तो जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों सेम फेज में हो, तो उसे हम होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। तो देख लो, रिएक्टेंट दोनों लिक्विड है, कैटलिस्ट लिक्विड है, और प्रोडक्ट दोनों लिक्विड है। ठीक है ना। तो गाइज इसका आप ये एग्जांपल भी कर सकते हो, जैसे मान लो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, वो गैसियस फेज में है, ऑक्सीजन है, वो भी गैसियस फेज में है, आपने कैटलिस्ट ले रखा है NO, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हो आप, गैसियस फेज में है। तो इससे बनेगा क्या, देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि देखो 2 ऑक्सीजन और हाफ O2 का मतलब 1 ऑक्सीजन, तो टोटल 3 ऑक्सीजन हो गए ना, तो ये भी गैसियस फेज में है। तो देख लो, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों सेम फेज में है, इसका मतलब होमोजीनियस कैटालिसिस है। आगे बात समझ में, कि जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट एक ही फेज में हो, उसे हम होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। अब देखो मैकेनिज्म देखो इसका, तो गाइस ध्यान से समझना। तो देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में जो कैटलिस्ट है वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बनाता है। तो देखो मान लो कोई रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं हम कि A+B, यानी कि ये तो 2 रिएक्टेंट है, C यहां पर कैटलिस्ट है, और प्रोडक्ट बन रहा है AB। तो इसका मैकेनिज्म करेंगे, तो देखो स्टेप फर्स्ट, तो कैटलिस्ट किसी एक रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बनाता है। तो एक रिएक्टेंट मैं A ले रहा हूं, और कैटलिस्ट, तो ये AC बन गया है, कहने का मतलब यह बन गया इंटरमीडिएट। ठीक है ना। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट है कैटलिस्ट द्वारा किसी एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर बनाया गया इंटरमीडिएट है, वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ जुड़ेगा और प्रोडक्ट बना देगा, और कैटलिस्ट ऐसा का ऐसा बाहर निकल जाएगा। तो मैकेनिज्म सिंपल सी है, कैटलिस्ट किसी एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर के इंटरमीडिएट बनाता है, और स्टेप सेकंड में वो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट बनाता है, और कैटलिस्ट ऐसा का ऐसा बाहर हो जाता है। अब गाइस मान लो अगर इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म करें तो कैसे होगी, देखो तो मान लो स्टेप फर्स्ट, तो कैटलिस्ट किसी एक के साथ इंटरमीडिएट बनाएगा, तो हाफ O2 ले लेते हैं, तो NO प्लस हाफ O2, तो हाफ O2 का मतलब 1 ऑक्सीजन, तो ये NO2 बन गया आपका इंटरमीडिएट। ठीक है। अब स्टेप सेकंड में जो इंटरमीडिएट है वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, तो 1 ऑक्सीजन इसको वापस दे देगा, और 1 ऑक्सीजन देने के बाद NO बचेगा। अब देख लो कैटलिस्ट लास्ट स्टेप में ऐसा का ऐसा निकल गया। तो गाइज ये होमोजीनियस कैटालिसिस है, तो आप इसको लिख लो ऐसा का ऐसा। अब हम हेटेरोजीनियस कैटालिसिस करेंगे, तो फटाफट लिख लो। तो गाइज अब हम सेकंड कैटालिसिस, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का मतलब जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट
और कैटलिस्ट में से कोई एक भी डिफरेंट फेज में हो। और कहने का मतलब गाइज रिएक्टेंट और कैटलिस्ट में से ही होगा, ठीक है ना। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट में कोई डिफरेंट फेज में हो तो उसे हम हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कहते हैं। तो देखो सेकंड है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। द फिनोमिना in which reactant and catalyst present in different phase called heterogeneous catalysis। तो गाइज एग्जाम्पल तो एक तो हैबर प्रोसेस का ही हो गया, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन हैबर प्रोसेस में गैस में है, हाइड्रोजन भी गैस में है। हाइड्रोजन के हम 3 मोल लेते हैं और कैटलिस्ट आयरन लेते हैं, वो सॉलिड में है देखो, ठीक है। और इससे अमोनिया बनती है तो वो गैसियस फेज में बनती है। तो देखो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम फेज में है लेकिन कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हो गया, इसका मतलब हेटेरोजेनियस कैटालिसिस है। ऐसे ही अगर हम कांटेक्ट प्रोसेस की बात करें तो कांटेक्ट प्रोसेस में क्या होता है, हम सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं जो गैसियस फेज में होती है, ऑक्सीजन लेते हैं जो गैसियस फेज में होती है, और जो कैटलिस्ट लेते हैं V2O5 ये सॉलिड स्टेट में सॉलिड फेज में होता है, और इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है वो भी गैसियस फेज में बनती है, ठीक है। तो इसमें भी कैटलिस्ट अलग हो गया। तो गाइज इनको लिख लो। अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का एडजॉर्प्शन सिद्धांत, एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ेंगे। तो फटाफट लिख लो इसको। तो गाइज अब हम हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ते हैं। एडजॉर्प्शन थ्योरी of heterogeneous catalysis। ध्यान से समझना, यही हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की मैकेनिज्म है। अब देखो इसे समझो होगा क्या, ये कैटालिस्ट और इसमें मोस्टली सॉलिड कैटालिस्ट ही होगा, ठीक है। मोस्टली डी और एफ ब्लॉक की मेटल्स होंगी जिनके पास डी और एफ ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं या फिर इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। कहने का मतलब वो इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल एक तरह से वैलेंसी का काम करते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब जो कैटालिस्ट होगा उन पर फ्री वैलेंसी होगी, क्योंकि देखो रिएक्टेंट को पकड़ने का मतलब उसके साथ बॉन्ड बनाना, और बॉन्ड बनाने का मतलब वैलेंसी होगी तभी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो डी और एफ ब्लॉक की मेटल्स के पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल होते हैं। कहने का मतलब उनके पास फ्री वैलेंसीज होती है तो वो रिएक्टेंट को पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखो इस थ्योरी में होगा क्या वो ध्यान से समझना। स्टेप फर्स्ट, कैटालिस्ट की सरफेस पर हम रिएक्टेंट को छोड़ेंगे। छोड़ने का मतलब रिएक्टेंट कैटालिस्ट की सरफेस पर डिफ्यूज होंगे, फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या होगा, रिएक्टेंट कैटालिस्ट है ना वो रिएक्टेंट को पकड़ेगा। पकड़ने का मतलब रिएक्टेंट कैटालिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे, सेकंड स्टेप होगी। थर्ड स्टेप क्या होगी, रिएक्टेंट अब एडजॉर्ब हो गए, चिपक गए, मतलब पास पास आ गए, मतलब रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्टेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, कहने का मतलब इंटरमीडिएट बनेगा, थर्ड स्टेप होगी। फोर्थ स्टेप क्या होगी, जब रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन कर लेंगे, कहने का मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा, तब ये कैटालिस्ट क्या करेगा, उन्हें छोड़ देगा। तो छोड़ने को हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो उसके बाद क्या होगा, कैटालिस्ट की सरफेस पर डिसॉर्प्शन होगा कि जो प्रोडक्ट बन गया वो निकल जाएगा और नया रिएक्टेंट एडजॉर्ब होगा। तो फोर्थ स्टेप होगी ना। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट बना है वो डिफ्यूज हो जाएगा, उसे हम निकाल लेंगे, फिफ्थ स्टेप, ठीक है। तो ध्यान से समझना। तो स्टेप फर्स्ट है ना, यहां पर नीचे ही नीचे बताऊंगा, देखो स्टेप फर्स्ट
स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, रिएक्टेंट्स, ध्यान से समझना इसको, रिएक्टेंट्स आर डिफ्यूज ऑन कैटेलिस्ट सरफेस। यहां पर बता रहा हूं ये अपना कोई कैटेलिस्ट है, देखो इस टाइप से बनाना पड़ेगा कैटेलिस्ट को, ये कैटेलिस्ट है, ठीक है। ऐसा क्यों बनाया, देखो ये जो मैंने दिखाया ना, ये कैटेलिस्ट की फ्री वैलेंसीज शो किए, क्योंकि कैटेलिस्ट मोस्टली डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, ठीक है। उनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स होंगे, कहने का मतलब वो वैलेंसी काम करेंगे। तो ये जो मैंने शो किया ना, वो कैटेलिस्ट की फ्री वैलेंसी है और ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट है वो कैटेलिस्ट की सरफेस पर डिफ्यूज हो गए, कहने का मतलब फैल गए। स्टेप सेकंड में क्या होगा, रिएक्टेंट्स आर एडजॉर्ब ऑन कैटेलिस्ट सरफेस। तो कैटेलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट एडजॉर्ब होंगे, कहने का मतलब ये हमारा हो गया कैटेलिस्ट। एडजॉर्ब का मतलब कैटेलिस्ट, रिएक्टेंट को कैटेलिस्ट पकड़ लेगा, पकड़ लिया। स्टेप थर्ड, अब रिएक्टेंट पास पास आ गए तो रिएक्शन करवा दो, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन अक्कर बिटवीन reactants and intermediate is formed। इनके बीच में केमिकल रिएक्शन करवा दो, तो ये लोग केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब इंटरमीडिएट बन जाएगा, तो ये लो, तो इंटरमीडिएट को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड बनता है एक टूटेगा। अब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और ये ब्रेक हो जाएगा, तो हमने ये शो कर दिया है कि इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और यहां पर ये ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई है। अब कैटलिस्ट को क्या करना है, कैटलिस्ट क्या करेगा कि अब बाजो, मैंने कैटलिस्ट बोलेगा कि मेरे को बस आपकी रिएक्शन करवानी है, कि पकड़ेगा, रिएक्शन करवाई, छोड़ दिया। तो वापिस छोड़ने को डिसॉप्शन बोलते हैं। तो डिसॉप्शन टेक्स प्लेस एट कैटलिस्ट सरफेस एंड न्यू एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यानी कि ये प्रोडक्ट निकल जाएगा, कैटलिस्ट की सरफेस फ्री हो जाएगी, तो नए रिएक्टेंट आकर के चिपकेंगे, सिंपल है। तो गाइस अब क्या होगा, देख लो, ये प्रोडक्ट बन गया और कैटलिस्ट ऐसा का ऐसा रह गया। कहने का मतलब कैटलिस्ट की बहुत ही कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कैटलिस्ट में केमिकली और क्वांटिटेटिवली कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट को छोड़ दिया ना, अब प्रोडक्ट डिफ्यूज हो जाएगा, फैल जाएगा, मतलब कैटलिस्ट के चारों ओर, क्योंकि बाहर निकलने के बाद चारों ओर फैलेगा ही, उसके बाद हम प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप फिफ्थ में क्या होता है, प्रोडक्ट डिफ्यूज फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। तो गाइज ये हिट्रोजीनियस कैटेलिसिस की मैकेनिज्म है। अगर आपके लेक्चर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।